everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. स्वागत है आपका हमारी क्लियर प्रीलिम्स 2022 की सीरीज में, जहां पर हम करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। हमारा टारगेट है 5 जून 2022, जिस दिन होने वाला है यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और अगर आपको ऑफिसर बनना है तो ये एग्जामिनेशन को क्रैक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, इसको क्रैक करने के लिए आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपको बेसिक्स के ऊपर पकड़ बनानी है। बट यूपीएससी के अगर आप बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, तो आप देखोगे कि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ये देखना चाहता है कि आप कितने ज्यादा अवेयर हो, इसलिए करंट अफेयर से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है। यहाँ पर हमारा टारगेट है कि हम उन्हीं अफेयर्स को, उन्हीं करंट अफेयर्स को, उन्हीं इश्यूज को कवर करें जो कि पूरे साल कहीं ना कहीं न्यूज में हमें देखने को मिले हैं। स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज प्रधानमंत्री दी दिशा, दैट इज प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। नाम से ही आपको पता चल रहा है, ग्रामीण यानी कहीं ना कहीं हम रूरल इंडिया के ऊपर एम्फसाइज रख रहे हैं, डिजिटल यानी डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, साक्षरता यानी एम्पावरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर बेसिकली डिजिटल लिटरेसी इन रूरल इंडिया को बढ़ाने की बात करी जा रही है। दिस पर्टिकुलर मिशन कम्स अंडर द डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है, एंड मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी लॉन्च द प्रोग्राम, ठीक है, एंड 100% डिजिटल लिटरेसी ऑफ ऑल डिजिटल विलेजेस अंडर आजादी का अमृत महोत्सव। इनका कहीं ना कहीं एम है कि हम 100% हम क्या ला सकें, डिजिटल लिटरेसी ला सकें। जो गांव है या कोई ऐसा तबका है जो कि बहुत ज्यादा दूर रह गया है एंड उनके पास ना ही डिजिटल रिसोर्सेज है, ना ही डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ना ही डिजिटल लिटरेसी है, उन तक हम ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकें। ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है यही इंश्योर करता है। ठीक है, एंड ऑल द हाउस होल्ड वेयर नॉट अ सिंगल फैमिली मेंबर इज डिजिटली लिटरेट, इसके लिए एलिजिबल होंगे। एक भी इंसान उस हाउस होल्ड का ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको डिजिटल लिटरेसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है एंड ही इज डिजिटल इलिटरेट। तो अगर उसको नहीं पता होगा तो वो इस स्कीम के अंदर आ सकता है। वो जो पर्टिकुलर हाउस होल्ड है उसका एक मेंबर को जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं डिजिटली एम्पावर करेगी। ओके, एंड वो जो इंसान है वो कहीं ना कहीं 14 to 60 ईयर्स के बीच का होना चाहिए, यानी यंग एंड नॉट सो यंग जो पॉपुलेशन है, जो कि मैच्योर पॉपुलेशन है, उनको यहाँ पे डिजिटली लिटरेट करने की बात करी जा रही है। तो यही था इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। दूसरा जो हमारा टॉपिक है दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं पॉलिटी का जो पार्ट है आप उसमें देख सकते हैं। देखो, इन इंडिया हमें पता है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं 8.6% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी भारी मात्रा में ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा आगे नहीं है समय के, बहुत ज्यादा उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इतने ज्यादा एम्पावर्ड नहीं है, इतने ज्यादा वेस्टर्नाइज नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं हम ट्राइबल ग्रुप्स में देख सकते हैं। उनसे भी, उन्हीं ग्रुप में, उन ट्राइबल ग्रुप में भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसी आपको जनजातियां देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई हैं एंड उनको बहुत ज्यादा जरूरत की, बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। दे नीड टू बी मोर डेवलप्ड, दे नीड टू गेट हेल्प। ठीक है, तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप वो ही ग्रुप का नाम है। ठीक है, दे आर मोर वल्नरेबल ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स एंड और अगर हम ट्राइबल ग्रुप की देखें वो फिर भी थोड़ा बहुत डेवलप्ड होती है, ये इतना नहीं होती है। 1973 के अंदर, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दीवार, ठीक है, दीवार कमीशन बनाई गई थी। ये जो कमीशन थी, इस कमीशन ने क्रिएट किया था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, सिर्फ पीटीजी ये लेकर आए थे, बट फिर उसके बाद 2006 के अंदर इसका नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज कर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पर इस समय करीबन काफी सारी पीवीटीजीज आपको देखने को मिल जाएंगी। 75 पीवीटीजीज हैं एंड ये सारे जो लोग हैं इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको ओडिशा के अंदर देखने को मिलेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। देखो, ये जो एक्ट है नाम से ही आपको पता चल रहा है
एंड आपने हिस्ट्री में भी ये चीज़ कई बारी देखी है कि हमारी जो इंडिया है उसके अंदर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है. दे हैव फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, दे हैव फेस्ड अनटचेबिलिटी, एंड उसी को हटाने के लिए कहीं ना कहीं जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो अपने देश का, तो आप देखोगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस पहले से ही लाए हैं वो, कि कहीं ना कहीं ये चीज़ को हम इरेडिकेट कर सकें, बिकॉज इट वाज अ हीनियस क्राइम. ठीक है, तो अब अगर आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करो, तो व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 15, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 17 प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इन सबको लाया इसलिए गया था कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट्स हैं वो किसी के भी हटे नहीं, जाए नहीं. ठीक है, एंड किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, अनटचेबिलिटी नहीं हो, किसी भी टाइप का गलत व्यवहार नहीं हो. ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये भी इसीलिए आया था कि कहीं ना कहीं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन सह चुकी हैं, एट्रोसिटी सह चुकी हैं, वो आगे ये नहीं सहे, उनको प्रोटेक्शन मिल सके. इसके अंदर ये भी है कि कहीं ना कहीं स्पेशल कोर्ट्स भी बन सकती हैं या स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट्स भी बन सकती हैं, जो कि इन्हीं ये जो केसेस हैं इनको डील करेगी. ऑल्सो देखो, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं है एंटिसिपेटरी बेल का. एंटिसिपेटरी बेल का मतलब है कि सपोज आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि हो सकता है कि आपका अरेस्ट हो जाए, तो आप बेल नहीं ले सकते हो इसके अंदर. ओके, and it's a punishable offense to do something like this because it's a heinous crime. इसलिए ये particularly ये जो एक्ट है ये हमारे सामने आया है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. 2008 के अंदर 2018 के अंदर इसमें बेसिकली अमेंडमेंट आई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए ये न्यूज़ में था. 2018 के अंदर ये इसमें अमेंडमेंट आई है कि जो प्रीलिमिनरी एक इंक्वायरी होती थी वो अब मस्ट नहीं है, एंड नो प्रायर अप्रूवल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटिंग अथॉरिटीज फॉर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स टू फाइल एन FIR इन केस ऑफ एट्रोसिटीज. कि FIR दर्ज करने के लिए जरूरी नहीं है कि पहले आपको इंक्वायरी करनी पड़े या कोई आपको प्रायर अप्रूवल की लेने की जरूरत है. ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही स्कीम. ठीक है, इसका नाम है PM दक्ष इन शॉर्ट फॉर्म. ये जो PM दक्ष है इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और नेशनल गवर्नेंस डिवीजन साथ में मिलकर लेकर आया है. गवर्नमेंट ने इसका पोर्टल भी लॉन्च किया, इसका मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया. इसमें होगा क्या, कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स को एसेसिबल बनाया जा रहा है टू दी टारगेटेड ग्रुप. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि टारगेटेड ग्रुप इसमें कौन कौन से हैं. देखो, टारगेटेड ग्रुप में आएंगे शेड्यूल कास्ट, उसके बाद OBCs, फिर उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो हैं, सैनिटाइजेशन वर्कर्स, या फिर जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, या फिर अदर कैटेगरीज जो हैं जो कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सोसाइटी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, उन्हें एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, वो इसके अंदर आएंगे. यहाँ पे गवर्नमेंट उनको कहीं ना कहीं स्किल प्रोवाइड करने की बात कर रही है, और ये जो स्किल होंगी ये लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू प्रोवाइड करी जा सकती है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू इनको प्रोवाइड करी जाएगी. ये आप देख सकते हैं इमेज, ये इमेज लगाई इसलिए गई है कि कहीं ना कहीं इमेजेस के थ्रू आप चीज़ों को याद रख सकें. बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि याद रह जाए. कभी कभार कंफ्यूजन भी हो जाती है, जैसे PM दक्ष है, दूसरा PM दिशा है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं. तो कहीं ना कहीं इमेज से आपको याद रहता है कि अच्छा हाँ मैंने ये एक वीडियो देखी थी और इसके अंदर एक ये इमेज थी जहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा था, यहाँ पे इंजीनियर देखने को मिल रहे थे, यहाँ पर ये फैशन डिज़ाइनर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी, एंड स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही थी. ठीक है, तो आप ये इमेजेस को ध्यान से देखा करो, ऑल्सो ट्राई टू एनालाइज किए क्यों लगाई गई है. अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज. देखो, ये जो सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज है ये एक वीक लॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लेकर आई थी. ठीक है, एंड ये वर्ल्ड टॉयलेट डे जो कि 19 नवंबर को पड़ता है, उस दिन ये आया था कि हम स्वच्छ अमृत दिवस को सेलिब्रेट कर सकें. मेन काम है इसका कि इरेडिकेट कर सकें जो हैजार्डियस क्लीनिंग होती है ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स जो कि ह्यूमंस करते हैं, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, उन सबको हम हटा सके, एंड ऑल्सो मैकेनाइज्ड क्लीनिंग को हम सपोर्ट करें, मैकेनाइज्ड क्लीनिंग को हम लेकर आए. इसके अंदर देखो, ये जो सफाई कर्मचारीज हैं इनको कहीं ना कहीं स्किल भी प्रोवाइड करी जाएगी. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कोशिश करेंगे कि इनको स्किल प्रोवाइड हो सके, ये अपना काम और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाए. ऑल्सो देखो, इनके लिए
नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी बनाया जा रहा है, जिससे इनको जो लोन की फैसिलिटी है वो भी बेहतर तरीके से मिल सके। तो ये जो सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज है, सफाई मित्र से ही आपको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं सैनिटाइजेशन वर्कर, स्पेसिफिकली वो जो सेप्टिक टैंक्स एंड सीवर इन सबको साफ करते हैं, उनके लिए आया है, उनको एम्पावर करने के लिए आया है, उनकी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए ये पर्टिकुलरली आया है। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। देखो ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ये 2019-2020 का रिलीज हुआ है। लेटेस्ट डेटा बिल्कुल सामने आया है एंड इट इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन कोऑर्डिनेशन विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस मुंबई। अब देखो ये जो है ये कहीं ना कहीं इस बार का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वुमेन हेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। देखो सबसे पहले तो हम इसको समझने से पहले ये देखेंगे कि इस बार हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। इससे पहले 2015-16 के अंदर ये आया था, अभी रिसेंटली 2020-2021 का जो डेटा है वो हमारे सामने। यहाँ पर देखो अगर हम वुमेन एम्पावर की बात करें तो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन मैरिड वुमेन इन हाउस होल्ड डिसीजन हमें बढ़ता हुआ नजर आया। वुमेन हु वर्कड इन लास्ट 12 मंथ्स एंड पेड इन कैश वो भी कहीं ना कहीं बढ़ा है। बट अगर हम वुमेन ओनिंग अ हाउस एंड और लैंड अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा घट गया है। ऑल्सो वुमेन हैविंग अ बैंक और सेविंग अकाउंट वो भी कहीं ना कहीं हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मोबाइल फोन्स भी लड़कियां ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, औरतें ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं डिजिटल लिटरेसी है वो हमारे देश के अंदर बढ़ रही है। अगर हम न्यूट्रिशियस स्टेटस की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ पे देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि वुमेन एज वेल एज मेन हु आर ओवरवेट और ओबीज हमें दोनों ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अगर हम कंपेयर करें 2015-16 से। विच मीन्स कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है इस चीज़ पर कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, ऑल्सो हम एक्सरसाइज करते रहें रेगुलरली, ऑल्सो हम हेल्दी ईटिंग के ऊपर एम्फेसिस रखें। ठीक है। ऑल्सो देखो अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करते हैं तो एक लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे है जो कि कहीं ना कहीं थ्रू आउट इंडिया किया जाता है एंड इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर वर्क किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको लेकर आई है, हमने पहली बात कर ली, एंड इट हैव डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई एज अ नोडल एजेंसी जो कि इसका ख्याल रखेगी। अब देखो ये जो IIPS है ये क्या करती है, ये कोऑर्डिनेट करती है और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और इस पर्टिकुलर सर्वे को इम्प्लीमेंट करती है। क्योंकि इतना बड़ा सर्वे हो रहा है, ऑल्सो इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री में जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, एक सर्वे प्रोवाइड करना दैट इज़ वेरी एक्यूरेट बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए ये और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कोलैबोरेट करती है। इसके देखो मेन दो काम है। सबसे पहले तो ये काम है कि एसेंशियल डेटा प्रोवाइड हो सके मिनिस्ट्रीज को, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गई, जिससे वो आगे कोई भी अगर वो एक्शन लेते हैं, कोई भी स्कीम लेकर आते हैं तो उनके पास एक सही डेटा हो, उनको पता हो कि हमें कहाँ पर एम्फोसिस करने की ज़रूरत है, कहाँ पर हमें और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे इस बारी ये भी पता चला है कि जो एनीमिया का स्तर है हमारे देश में वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो बच्चों में हो चाहे वो एडल्ट्स में हो। तो कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चों को न्यूट्रिशियस खाना मिल रहा है, ऑल्सो दे आर नॉट गेटिंग एनीमिक। ठीक है, तो इसके लिए जो क्या करेगी गवर्नमेंट या जो मिनिस्ट्री है वो क्या करेगी, वो अलग अलग स्कीम्स लेकर आएगी थ्रू यूजिंग दिस सर्वे। दूसरा इसका ये है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें ऑन इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इश्यूज। देखो क्या क्या चीज़ों को ये ध्यान में रखती है, ये ध्यान रखती है फर्टिलिटी का, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी का, then practice of family planning, maternal and child health, reproductive health, nutrition, anemia, utilization and quality of health and family planning services। इन सब चीज़ों का ये ख्याल रखती है और इसके बाद ये जो डेटा है उसको सामने लेकर आती है। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और पोर्टल की तरफ, दैट इज सैक्रेड पोर्टल। बहुत ही अलग सा नेम है इसका, सैक्रेड। देखो इजीली याद हो जाएगा, ये सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। यहाँ पर देखो ये सारे वर्ड्स का अगर आप जो फर्स्ट लेटर है इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सैक्रेड कहाँ से आया है। अब इसमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हम एक हैप्पी, एम्पावर्ड, डिग्निफाइड, सेल्फ रिलायंट लाइफ देना चाहते हैं। ऑल्सो उनको हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो फिर से एम्प्लॉय हो सके, फिर से काम कर सके, फिर से अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको गेन कर सके। देखो सीनियर सिटीजन जब कोई भी हो जाता है,
आपके घर में भी बहुत सारे आप देखेंगे, आपके दादा दादी होंगे, आपके अम्मा बाबा होंगे, वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान भी हो जाते हैं अपनी उम्र की वजह से, एंड बहुत ज़्यादा उनको लो कॉन्फिडेंस भी महसूस होता है, दे डोंट फील गुड। एंड हो सकता है कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन जिन्होंने एक बहुत एक्सपीरियंस्ड लाइफ सही है, नॉट सही है बट उन्होंने एक एक्सपीरियंस लाइफ देखी है, वो क्या चाहेंगे कि हम अभी भी काम करें, वो नहीं रुकना चाहते, वो नहीं बैठना चाहते घर पे आइडियली। तो उनके लिए बहुत अच्छा है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी काम किया है, वो और भी अच्छा काम कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के दर पर वो और भी ज़्यादा जो इकोनॉमी है उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही होने वाला है। 60 इयर्स ऑफ एज के जो लोग हैं या उससे ऊपर के हैं, वो इस पोर्टल के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एंड फाइंड कर सकते हैं जॉब्स को, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को। एंड यहाँ पर मोस्टली देखो, कोई भी अगर कंपनी होगी, कोई भी एजेंसी होगी, वो इनको एक्सपीरियंस के बेसिस पर ले सकती है। ये है इस पर्टिकुलर ये जो पोर्टल है इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज वायो नमन प्रोग्राम। देखो, वायो नमन प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लेकर आई है, एंड इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स वाले दिन ये आया था। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स कब आता है, नेट पे सर्च करना एंड इसको जरूर बताना। अब देखो, ये जो वायो नमन प्रोग्राम है ये भी एल्डर लोगों के लिए आया है। दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इसमें लिए गए। सबसे पहला तो ये है कि एक हेल्पलाइन लाई गई जिससे अगर बुजुर्गों को कोई भी दिक्कत है, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 14567। दूसरा है सेज, जिसका फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ये क्या करता है, ये एक पोर्टल है दैट एनकरेज एंटरप्रेन्योर्स इन द एरिया ऑफ एल्डरली केयर। जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि नए नए स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एल्डरली की जो केयर है उसके अंदर अपनी जो इनोवेशन है उसको लेकर आए, अपने स्टार्टअप्स को लेकर आए, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से वन स्टॉप एसेस बनाने की कोशिश करी जा रही है एल्डर्स लोगों के लिए, कि अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी सर्विस की ज़रूरत है, किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो उनको ईजिली इसके द्वारा वो मिल जाए, इस पोर्टल के द्वारा वो मिल जाए। एंड न्यू जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होंगे, सर्विसेज होंगे, वो सब खुले हुए हैं, किसी भी फील्ड में हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, ट्रैवल से, फिनेंस से, लीगल से, हाउसिंग से, किसी से भी रिलेटेड हो, एंड जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मदद कर सकें, वो यहाँ पर मोस्ट वेलकम है कि आओ अपना न्यू स्टार्टअप लेकर आओ, हम उसको क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। यही था इसके अंदर। चलिए बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज स्माइल। स्माइल सपोर्ट्स बेसिकली द मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है। इसके लिए ये पर्टिकुलरली आया है। फोकस है कि कहीं ना कहीं उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके। देखो, सबसे पहले समझो जो कि बेगर्स होते हैं या फिर हम ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं, हम देखेंगे कहीं ना कहीं ये दोनों ही सोसाइटी के अंदर वेल स्टैब्लिश नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इनके पास घर हो या इनके पास कोई काम हो, कोई सर्टेन काम हो जो कि ये कर रहे हो, अच्छे से अर्न कर रहे हो, सोसाइटी इनको रिस्पेक्ट कर रही हो, इकोनॉमिकली ये कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो यहाँ पर इन्हीं को ध्यान में रखकर ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये आई है, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स को लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सकें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें, इसलिए ये आई है। सबसे पहले तो क्या होगा, रिहेबिलिटेशन का ख्याल रखा जाएगा कि इनको एक अपना घर मिले। गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको घर प्रोवाइड करेगी। अगर गवर्नमेंट के पास घर नहीं है सपोज, तो गवर्नमेंट विल बिल्ड होम फॉर देम, ठीक है। तो इसमें ये होगा। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड, एजुकेशन, काउंसलिंग, अगर इनके ज़िंदगी में कुछ गलत हुआ है या इनको अच्छी काउंसलिंग चाहिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ समझना है, तो काउंसलिंग का भी प्रोविजन है। ऑल्सो डॉक्यूमेंटेशन इनके पास प्रॉपर हो, कि इनको पता हो कि अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो इनके पास डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए। एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ऑल्सो इकोनॉमिक लिंकेजेस पर ध्यान दिया जाएगा कि ये जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सके, उसके अंदर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दे सके। एंड ये जो है ये स्कीम बोलने में बहुत आसान है बट इसे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है बाय एक पर्टिकुलर, अगर आप सोचोगे कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, इसलिए इसके अंदर स्टेट, यूटी गवर्नमेंट, लोकल अर्बन बॉडीज, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर सीबीओ जो होती हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करने वाली है। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। देखो, जब पैंडेमिक आया, जब कोविड-19 आया, तो उस समय सबसे ज़्यादा न्यूज़ में था प्रधानमंत्री केयर्स फंड। लोग एक्यूज कर रहे थे कि ये जो पर्टिकुलर फंड है
इसका पैसा कहाँ जा रहा है, लग रहा है कि नहीं भी लग रहा है, हमें पता तो चलना चाहिए। इट्स अ राइट टू नो कि हम जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो सही जगह लग रहा है कि नहीं। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। आप ये बात याद रखिए कि ये जो पीएम केयर्स है, इससे रिलेटेड पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम भी गवर्नमेंट लेकर आई है। अब ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये इसलिए आई है कि हम जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स कोविड-19 की वजह से अनफॉर्चुनेटली चले गए हैं, दे आर नो मोर, ठीक है, एंड उनको अपने पेरेंट्स को खोना पड़ गया, ठीक है। पेरेंट्स हो सकता है उनके लीगल पेरेंट्स हो, या फिर दे आर अडॉप्टेड चिल्ड्रन, या फिर वो लीगल गार्जियंस हो उनके, कैसे भी हो, बट उनका जो मेन एक फैमिली सपोर्ट हो गया है वो चला गया। उनको एम्पावर करने की बात करी जा रही है इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू। इसके अंदर क्या होगा, मंथली स्टिपेंड मिलेगा उनको 18 साल की उम्र तक, ठीक है, एंड उसके बाद 10 लाख रुपए उनको मिलेंगे 23 इयर्स की उम्र पे, जिससे वो आगे जो भी अपने फ्यूचर में करना चाहें उसको देख सकें, अपने एजुकेशन पे लगाए चाहे वो देख सकें, या फिर घर स्टैब्लिश करना चाहें, या फिर कोई स्टार्टअप खोलना चाहे, कुछ नहीं पता। यंगर पॉपुलेशन तो ऐसी होती है कि अगर आप उनको सही डायरेक्शन दो वो कहीं भी जा सकते हैं। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है 23 इयर्स की जो एज होगी उसके अंदर उनको 10 लाख रुपीज़ प्रोवाइड करेंगे, फ्री एजुकेशन उनको मिलेगी। ऑल्सो 5 लाख रुपए का उनका जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो होने वाला है अंडर आयुष्मान भारत, ठीक है। अब देखो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। इसी से ही हमारे लिए एक और टॉपिक आ जाता है, दैट इज पीएम केयर्स फंड। ये जो पर्टिकुलर फंड है ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि कोविड के टाइम पे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने बनाया था, एंड प्रधानमंत्री ही उसके चेयरमैन हैं। अदर मेंबर्स हैं डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। अगर हम इस फंड की बात करें इसमें माइक्रो डोनेशंस भी हो सकती हैं, एंड माइक्रो डोनेशन से क्या होगा, बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, और बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया भी है, चाहे स्मॉलेस्ट अमाउंट में हो चाहे बड़े अमाउंट में हो, जिससे क्या कर सकें हम अपने देश की स्थिति और भी ज़्यादा बेहतर कर सकें। ये जो फंड है ये क्या करता है, ये स्ट्रेंथन करता है डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटीज़ को, एंड एनकरेज करता है कि हम रिसर्च को और भी ज़्यादा बढ़ा सकें, जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकें सिटीजन्स को। कोविड जैसी जो सिचुएशन है वो भगवान करे कभी नहीं आए, बट कुछ नहीं पता लाइफ का, एंड ऑल्सो कुछ नहीं पता, कोई भी प्रलय कभी भी आ सकती है। तो इसीलिए जो ऐसे टाइप के फंड्स होते हैं कहीं ना कहीं उनका जो पैसा है वो यूटिलाइज किया जा सकता है, जिससे हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, उनको बचा सके। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पे स्टार लगा दो। स्पेसिफिकली इसी के लिए हम जो पीएम केयर्स फंड है इसको पढ़ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्लैरिफाई किया है कि कंट्रीब्यूशन बाय द कंपनीज टुवर्ड्स पीएम केयर्स फंड will be count towards mandatory corporate social responsibility expenditure। यानी जो उनको CSR देना पड़ता है कंपनीज को पीएम केयर्स फंड के अंदर, अगर वो पैसा डाल रहे हैं वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो इसको बहुत ध्यान से याद रखना। हो सकता है यूपीएससी 3 लाइनर क्वेश्चन में एक लाइन ऐसा कुछ आपके लिए ले आए, और आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये क्लैरिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कि काउंट किया जाएगा सीएसआर में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो पीएम केयर्स फंड के अंदर। That was all for this video. I really hope you enjoyed it. ऐसे ही आप हमारे साथ ये जो क्लियर प्रीलिम्स की सीरीज है इसको कवर करते रहिए। Do not forget to hit the like button, also share it with your friends. And target है आपका 5th of June। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस समय पर रिवीजन इज द की, ये चीज़ याद रखना। जो भी आपने पहले पढ़ा है, चाहे वो बेसिक्स हो चाहे वो करंट अफेयर्स हो, उसको रिवाइज करते रहिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है वो आप बिना आंसर करे छोड़े नहीं उसको, या फिर आप उसको गलत आंसर बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।